हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। इफ आप लोग असम टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। तो उसके लिए आप चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग को न्यू अपडेट मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। इनके बारे में हम जीवन परिचय और इनकी साहित्यिक परिचय को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं उनका मूल नाम क्या था। तो मूल नाम उनका बैजनाथ द्विवेदी। ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मूल नाम क्या था? बैजनाथ द्विवेदी। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 19 अगस्त 1907 ईस्वी को। उनका जन्मभूमि क्या होगा? तो जन्मभूमि होगा आर दुबे का छपरा, बलिया जिला और उत्तर प्रदेश राज्य और जिला क्या? बलिया। और आज दुबे का छपरा उनका गांव है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो मृत्यु हुई थी उनकी 19 मई 1979 को, 1979 को। अब आता है उनके पिताजी का नाम। तो पिताजी का नाम था उनका श्री अनमोल द्विवेदी। किनके? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिता का नाम अनमोल द्विवेदी। साथ में देखेंगे वो किस काल से बिलोंग करते थे। तो आधुनिक काल से बिलोंग करते थे। अब आता है उनकी कर्मभूमि। तो कर्मभूमि उनकी वाराणसी काशी में ही रही। उनका कर्म क्षेत्र क्या था? तो निबंधकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, आलोचक भी थे, अध्यापक भी और संपादक भी। मतलब कि कहा जाए तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कौन? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। निबंधकार के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक, अध्यापक और संपादक भी रह चुके हैं। अब आता है उनके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। आचार्य शुक्ल के बाद, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उनके बाद दूसरे श्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। वैसे इनके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि उनके बारे में आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। अब देखेंगे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, ये भी अच्छे आलोचक भी थे, निबंधकार भी थे, उपन्यासकार भी थे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि इन्होंने, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर कहा है। ये आप लोग का एग्जाम में आता ही रहता है कि कबीरदास, क्योंकि हम लोग को असम टेट हो या फिर टेट हो जो भी होता है उसमें हम लोग कबीरदास के बारे में आता ही रहता है। तो कबीरदास का जैसे कि उनके जीवन परिचय में आ जाता है उनको कि उनके बारे में कुछ आलोचक क्या कहे हैं। तो यही आलोचक जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उनको बाड़ी का डिक्टेटर कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उनकी जो बाड़ी है, सद्दू कढ़ी पंचमेल खिचड़ी, हमने पढ़ा है ना उनके बारे में। तो ये रहा कबीरदास के बारे में आलोचक कौन किए थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या कहा? तो बाड़ी का डिक्टेटर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इनके बारे में टिप्पणी किया है। तो ये जो टिप्पणी है, जो इनके बारे में जो आलोचक है, ये आप लोग के एग्जाम में मैक्सिमम आता रहता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में उनकी रचना एक दो आ जाएगी, या फिर उनकी जो किस कवि के बारे में उन्होंने क्या कहा है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इन्होंने निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य नाम दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा से कबीरदास जी बिलोंग करते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा है वो निर्गुण भक्ति साहित्य है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, द्विवेदी जी ने बिहारी सतसई को, बिहारी जी की सतसई है ना, तो बिहारी जी के सतसई को रसिकों के हृदय का घर कहा है। क्योंकि उनकी जो दोहे है, यानी कि बिहारी जी की जो दोहे होती है वो रस भरी होती है, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रसिकों के हृदय का घर कहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल कह के पुकारा। हालांकि आप लोग का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है 4 भागों में बांटा गया है ना, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो जो आदिकाल है, ये आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही ने नाम दिया है, ये आप लोग जान लीजिए। और इसी आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? तो वीर गाथा काल कहा है। ठीक है। अब इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ये 1955 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में भी चुने गए थे। तो कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो अब आता है ये 1960 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से जुड़ गए। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का प्रमुख प्रोफेसर के रूप में उन्हें चुना गया था। किनको? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को। कहाँ का? तो पंजाब विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग जो होता है, हिंदी डिपार्टमेंट, वहाँ पे वो प्रोफेसर के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सम्मान, उनको कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो पहला उनको देखेंगे 1957 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था भारत सरकार के द्वारा। दूसरा आ जाता है 1966 ईस्वी में टैगोर पुरस्कार मिला था। किसके द्वारा? तो पश्चिम बंग साहित्य अकादमी द्वारा। नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है 1973 ईस्वी में आलोक पर्व, उनकी एक आलोक पर्व निबंध संग्रह है, उस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाएगा आलोक पर्व जो है किन की रचना है, किनकी निबंध संग्रह है, ये भी दे देगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिली? तो आलोक पर्व। कब मिली थी? तो 1973 ईस्वी में। अब नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट आता है उनकी आलोचना और साहित्य इतिहास। कौन कौन सी है? तो सुर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल,
हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। मैं आप लोगों को बता दूंगी आप लोग को इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, ललित मीमांसा जो कि 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना। अब आ जाता है लास्ट, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। तो ये उनकी आलोचना साहित्य इतिहास है, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आप लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है सुर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि 1940 में प्रकाशित हुई थी, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और एक हो जाएगा नाथ संप्रदाय, और एक ललित्य मीमांसा। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है उनका निबंध संग्रह। तो निबंध संग्रह कौन कौन सी उनकी होगी? अशोक के फूल जो कि 1948 में प्रकाशित हुई थी, कल्पलता, तीसरा आ जाता है विचार और वितर्क जो कि 1954 ईस्वी में। अब आ जाता है विचार प्रवाह जो कि 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब आता है कुटस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुटस पूछता ही रहता है आप लोग एग्जाम में, और अशोक के फूले ये भी, और कल्पलता, 3 यहाँ पे पूछा जाता है आप लोग का। अब नेक्स्ट आ जाता है आलोक पर्व जो कि इन्हीं निबंध संग्रह पर उनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये भी आप लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे उनकी उपन्यास, कौन कौन सी उपन्यास है? बाणभट्ट की आत्मकथा, ये उनकी प्रसिद्ध उपन्यास है जो कि 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दूसरा होता है चारु चंद्रलेख, तीसरा हो जाता है पुनर्नवा। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग को मैक्सिमम पूछा जाता है कि पुनर्नवा जो है किन की उपन्यास है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्यों ज़्यादा आप लोग को पूछा जाता है? क्योंकि इनकी जो उपन्यास है, ये उपन्यास बहुत ज़्यादा चर्चित रूप से विख्यात है, इसलिए ये ज़्यादातर पूछा जाता है आप लोग के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे अनाम दास का पोथा। ये आप लोग को एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। जो जो एग्जाम में आने लायक है वही आप लोग के लिए लेके आई हूँ। यहाँ पे बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेखा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आप लोग पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा और अनामदास का पोथा, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। अब नेक्स्ट देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी दोनों का नाम इतना सिमिलर क्यों है? अब बता दूं आप लोग को, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत बाद की वो लेखक, कवि, निबंधकार रहे, किंतु जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं बहुत पहले से, इनके नाम से ही एक द्विवेदी काल आप लोगों ने सुना होगा, द्विवेदी काल का आरंभ हुआ था। तो इसलिए जब कहा जाता है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनके समय काल के ही जो हमारे मैथिली शरण गुप्त हो गए, अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय हो गए, इनके समय कालीन ही है, किंतु जो द्विवेदी काल नाम रखा गया इन्हीं के नाम से रखा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो बहुत बाद ही आए, लेकिन सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही आए। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में सबसे पहले कि इनका जन्म कब हुआ था। 1864 ईस्वी, ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? तो 21 दिसंबर 1938 रायबरेली में ही हुई। अब आता है उनके पिता का नाम। तो इनके पिताजी का नाम राम सहाय द्विवेदी, ठीक है। अब आता है उनकी प्रसिद्धि। प्रसिद्धि क्या चीज़ के रूप में उनकी हुई? कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, निबंधकार के रूप में, अनुवादक के रूप में, ठीक है। अब आता है उनकी काल। तो किस काल के कवि? तो आधुनिक काल के द्विवेदी युग के। एक आप लोग का भारतेंदु युग हो जाता है, द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, इस तरह से आया ना। तो ठीक वैसे ही जो छायावादी युग से भी पहले एक था द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, और ये द्विवेदी युग इनके नाम से ही रखा गया है। नेक्स्ट आता है द्विवेदी युग जो है 1900 से 1920 तक का जो नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही रखा गया। हम लोग इसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो ये नाम रखा गया इनके नाम से ही रखा गया था। नेक्स्ट आता है क्या कि ये भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं छापते थे। अब ये जो अपना नाम था भुजंग भूषण भट्टाचार्य, जो सरस्वती पत्रिका थी इनकी द्वारा संपादित की गई, तो उनमें ये अपना नाम छापते थे। क्या नाम? तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन्होंने साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष कहकर पुकारा है। जो हमारा साहित्य होता है वो साहित्य के बारे में अपना क्या मनोभाव रखे हैं? तो ज्ञान की राशि का संचित कोष बोले हैं। कौन? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अब आ जाता है कि हिंदी समालोचना को स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। मीन्स क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, क्योंकि जो हिंदी हमारा समालोचना होता है, आलोचना होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी समालोचक हैं, रामचंद्र शुक्ल भी आलोचक हैं, ये सब क्या है? आलोचक रूप हैं। तो यही जो आलोचना का जो श्रेय जाता है, स्टार्टिंग में आलोचना करने का जो श्रेय है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही जाता है। इन्हीं को बाद में जाके उन लोगों ने क्या क्या अनुसरण किया, फॉलो किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही। नेक्स्ट देखेंगे, ये 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। कौन? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है सरस्वती पत्रिका के संपादक। तो 1903 ईस्वी से लेकर 1920 तक कौन रहे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अब नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जन करता
आचार्य द्विवेदी जी को ही माना जाता है। क्या चीज़ के रूप में? तो आधुनिक काल में जो हिंदी गद्य और पद्य है, इन गद्य पद्य की जो भाषा का परिमार्जन करता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अब आ जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनावली एक नाम से प्रसिद्ध है। क्या नाम से? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली, मतलब इनके नाम का ही आगे क्या हो गया? रचनावली। ठीक है, तो वही रचनावली के 15 खंडों में संपूर्ण साहित्य समाहित है। इनकी जितनी भी साहित्य है कुल 15 खंडों में समाहित है। किस नाम से? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द्विवेदी जी के बारे में। इन्होंने हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत रूप प्रदान किया है। जो हिंदी भाषा का जो व्याकरण है उसको उन्होंने सम्मत रूप प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि रचनाओं की संख्या लगभग 80 मानी जाती है। किनकी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जितनी भी रचना है उनकी संख्या 80 मानी जाती है। अब देखेंगे कौन कौन सी रचना उनकी मौलिक रचनाएं। काव्य मंजूषा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिए। दूसरा आ जाता है सुमन, जो कि 1923 में प्रकाशित हुई थी। तीसरा हो जाता है काव्य कुंज, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा आ जाता है अवला विलाप। पांचवा संपत्ति शास्त्र। छठवां महिला मौत। नेक्स्ट कविता कलाप। और लास्ट हो जाएगा नागरी तेरी यह दशा। ये उनकी मौलिक रचनाएं हैं जिनमें आप लोगों को बस 3 याद करने की जरूरत है। काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकोप्स और एक अबला विलाप, ये भी कभी कभार आ ही जाता है आप लोग के लिए। ठीक है, यहाँ से 4 याद कर लेंगे तो हो जाएगा, किंतु आप लोग एक बार इसको हाईलाइटेड देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे उनकी जो आलोचना थी। आलोचना क्या क्या थी? नाट्यशास्त्र, हिंदी नवरत्न, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, ये इंपॉर्टेंट है विचार विमर्श उनकी आलोचना। अब आता है साहित्य संदर्भ। नेक्स्ट आता है कालिदास एवं उनकी कविता। ये उनकी कुछ इंपॉर्टेंट आलोचना है। इसमें आप लोग को कालिदास, उनकी कविता, साहित्य संदर्भ और विचार विमर्श, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ में एक नाट्यशास्त्र। ठीक है, अब एक और आ जाता है कालिदास की निरंकुशता। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग याद रखिएगा जो कालिदास एवं उनकी कविता उन्हीं की है। और साथ में कालिदास से रिलेटेड और एक है कालिदास की निरंकुशता, जो कि उनकी आलोचना है। और एक उनकी आलोचना हो जाती है नैसत चरित चर्चा। ठीक है, तो ये उनकी कुल आलोचनाएं हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है उनकी जो अनुदित कुछ काव्य ग्रंथ है, कुछ रचना है। तो अनुदित क्या क्या है? मेघदूत, बैकन विचारमाला, शिक्षा, स्वाधीनता, विचार रत्नावली, कुमार संभव, ये इंपॉर्टेंट है। कुमार संभव, मेघदूत, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है गंगा लहरी। अब आता है विनय विनोद। नेक्स्ट रघुवंश, किराता जुर्निया, हिंदी महाभारत, ये उनकी कुछ अनुदित रचनाएं हैं। अनुदित रचनाएं मतलब हो जाता है अनुवाद किया हुआ। किसी और भाषा में जब होता है तो उसको जब हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया उसी को अनुदित रचनाएं बोलते हैं। तो उनकी अनुदित रचनाएं में आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है मेघदूत, कुमार संभव, गंगा लहरी, विनय विनोद, ये उनकी कुछ इंपॉर्टेंट अनुदित रचनाएं हैं। आप देखेंगे उनकी संपादन, तो उन्होंने एक ही पत्रिका पर संपादित किया, सरस्वती पत्रिका का 1903 से 1920 तक वो संपादक रहे। हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर ही चुके हैं। तो ये रहा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। वैसे आज हम लोगों ने पढ़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।